Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about further part of the chapter kinds of forces. अब एप्लीकेशन के बेसिस पे हम फोर्सेस को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो जाते हैं और आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो होते हैं ऐसी फोर्स जो बॉडीज़ पर एक्ट करती है जब हम उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी तरह का उन पर कॉन्टैक्ट होता है। जैसे हम पुश फोर्स करते हैं या पुल करते हैं किसी चीज़ को, तो हमारी जो मसल्स की फोर्स होती है वो अप्लाई होती है। जब तक हम उस पर पकड़ेंगे नहीं उस चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को पुश या पुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, क्योंकि अगर कोई किसी सरफेस का कॉन्टैक्ट हो रहा है तभी फ्रिक्शनल फोर्स एप्लीकेबल होती है, नहीं तो नहीं होती। जैसे अगर हम किसी ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है किसी भी चीज़ का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करती है। नेक्स्ट फोर्स आ जाती है आपकी फोर्स ऑफ टेंशन। जैसे कोई स्ट्रिंग है, आपने उस पर कोई रस्सी है, उस पर कोई लोड लटका रखा है, तो एक फोर्स उस पर एक्ट करती है स्ट्रिंग पर, जिसको हम फोर्स ऑफ टेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपने किसी बॉडी को सरफेस पर रखा है तो एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं या फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि बॉडीज़ पर फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन कोई भी चीज़ उस बॉडी को एक्चुअली में कॉन्टैक्ट नहीं कर रही होती, मतलब वो दूर से एक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल हो जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज़। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हेवनली बॉडीज़ के बीच में भी होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स अपनी जगह पर हैं। तो ये प्लैनेट्स हमारे अपनी जगह पर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ द बॉडी। जो वेट ऑफ द बॉडी होती है वो फोर्स है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी। तो जैसे पत्तियां हैं, फ्रूट्स हैं, पेड़ से नीचे की तरफ गिरते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते। नदी का पानी डाउन स्ट्रीम फ्लो करता है, नीचे की तरफ जाता है, अपवर्ड्स फ्लो नहीं करता। या बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी और वापस ग्राउंड तक आ जाती है। तो ये सारे ही एग्जांपल्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज़ और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट करती है। अब ये रिपेल भी कर सकती है, ये अट्रैक्ट भी कर सकती है। जैसे अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इसको समझते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने कोई प्लास्टिक कॉम्ब लिया और अपने सूखे बालों पर रगड़ दिया, उसको रब कर दिया, और फिर आप पेपर के पास उस कॉम्ब को लेकर जाएंगे तो बिट्स ऑफ पेपर आप देखेंगे कॉम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है कि अनलाइक चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है कॉम्ब और बिट्स ऑफ पेपर के बीच में। नेक्स्ट आती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये पोल्स के बीच में होती है, दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में होती है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी ये रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग एक्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ही होता है। जैसे नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे और साउथ पोल रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है जो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, वो उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जैसे आप उनको और दूर कर देंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका
कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर डबल कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1/4 हो जाता है। अब हम जानेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपनी साइकिल चला रहे हो और आपने साइकिल को पैडल करना स्टॉप कर दिया, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, एकदम से बंद नहीं होती और एक पॉइंट पर आकर बंद हो जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। इसी तरह से अगर आप कोई बॉल को आप रोल करते हो, लट्टू घुमाते हो, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है और फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। तो ये बात तो हमें पता है कि किसी भी फोर्स से आप एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तो एक फोर्स, हमें इतना तो समझ आता है कि एक पर्टिकुलर फोर्स है जो एक्ट कर रही है बाइसिकल या बॉल पर, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो ऐसी फोर्स जो स्लो डाउन कर देती है मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये ऐसी फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन से हम देखते हैं कि मोशन तो अपोज करती है। जैसे मान लीजिए हम कोई बॉक्स को पुश करना चाह रहे हैं, लेकिन हम हल्के से पुश करेंगे तो वो मूव ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स है, कोई ऑपोजिंग फोर्स है बॉक्स और ग्राउंड के बीच में, जो बॉक्स को हिलने नहीं दे रही। तो ये जो ऑपोजिंग फोर्स है इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने और ताकत लगा के उस बॉक्स को पुश किया तो बॉक्स हिलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो हमने फोर्स अप्लाई करी है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाई करी है, तभी वो बॉक्स हिल पा रहा है। इसी तरह से अगर आप बॉल को रोल करते हो ग्राउंड पे तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉल और ग्राउंड के बीच में उसके मोशन को अपोज कर रही है और धीरे धीरे उसे रोक देती है। इसी तरह से अगर आप साइकिल चला रहे हो और पेडल करना बंद कर देते हो तो वो स्लो डाउन होती है और पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। तो अगर आपको दोबारा स्टार्ट करनी है तो आपको और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ताकि आप उस साइकिल को चला पाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है। मान लीजिए आप किसी बॉक्स को राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी लेफ़्ट की तरफ एक्ट करती है, और अगर आप किसी बॉक्स को लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट की तरफ एक्ट करती है। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करती है। हम कॉमनली देखते हैं कि जैसे सर्दियों में हम अपनी पाम्स को रफ़ करते हैं तो हमारे पाम्स वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ऐसी कोई मशीन के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट करता है। पुराने समय पर लोग आग कैसे प्रोड्यूस करते थे? दो पत्थरों को रगड़ के आग प्रोड्यूस करते थे, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। या फिर आप कोई माचिस चलाते हो तो वो जो लाइट माचिस जल जाती है तो आप एक तरह से रब ही कर रहे होते हो मैच की स्टिक को एक रफ सरफेस पे, तो हीट भी प्रोड्यूस होती है आपके फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन से वियर एंड टियर भी होता है। हम देखते हैं जो साइकिल है, रिक्शा है, कार है या व्हीकल्स हैं, इनके टायर धीरे धीरे वियर आउट हो जाते हैं क्योंकि वो लगातार हम इस्तेमाल करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से जो एक्ट करती है आपकी टायर और ग्राउंड की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ खा जाते हैं और वियर एंड टियर उनमें हो जाता है। तो फ्रिक्शन से चीज़ें ख़राब भी होती हैं। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? मान लीजिए कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रफ सरफेस के बीच में ज़्यादा होती है और स्मूथ सरफेस के बीच में कम होती है। तो अगर कोई परफेक्टली दो सरफेस बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ हैं तो उनके बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता है नेचर ऑफ मीडियम, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है जिस पर बॉडी मूव कर रही होती है।
सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं मूविंग बॉडी पर। सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा कंपैरेटिवली कम होगा, और सॉलिड और गैस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। वेट ऑफ द मूविंग बॉडी ऑन द सरफेस, अगर ज़्यादा वज़न होगा बॉडी का तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट आती है काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करेंगे तो ये होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं एक तरह से सरफेस पर, तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर फोर्स आप कम अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके जो अप्लाई करी हुई फोर्स है उससे ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑब्जेक्ट पर बढ़ जाती है और बॉडी मूव नहीं करती। अब आपने और फोर्स बढ़ाई तो एक स्टेज आती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी हो जाती है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है लगभग ज़ीरो हो जाती है और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, लेकिन बस हिलने ही वाला होता है। एक स्टेज ऐसी आती है बस जस्ट हिलने ही वाला है और आपको ये लगने लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये बस मूव कर ही जाएगा। तो इस स्टेज पे कि बस ऑब्जेक्ट हिलने ही वाला है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब हमने उस फोर्स को और इंक्रीज़ कर दिया और वो ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड करना शुरू कर दिया और रोल करना शुरू कर दिया, तो जो मैक्सिमम ऑपोजिंग फोर्स है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट, तो ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब एक बार बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है तो अप्लाइड फोर्स को आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो, इतनी फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ती जितनी आप पहले अप्लाई कर रहे थे। नेक्स्ट होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई बॉडी किसी भी सरफेस पे स्लाइड करती है तो जो फोर्स सरफेस ऑब्जेक्ट पर एक्ट, मतलब जो फोर्स होती है जो सरफेस ऑब्जेक्ट पर लगाता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन ओवर द सरफेस। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम जानेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस पे तो फोर्स जो उसे रोलिंग मोशन को अपोज कर रही होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए हम देखते हैं रोलर्स यूज़ करे जाते हैं। मशीनों में क्या होता है कि रोलिंग मोशन करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग मोशन बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो कई बार हम देखेंगे कि हाँ आपकी जो कार्स हैं, ट्रक हैं, स्कूटर हैं, बाइसिकल हैं या लगेज ट्रॉलीज़ हैं, जो आपके सूटकेसेस वगैरह होते हैं, हम देखेंगे उसमें व्हील्स लगे हुए हैं ताकि आप उसे आसानी से रोल कर पाएँ। आप सोचिए कि रोल करना कितना आसान होता है और उसको उठाकर चलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या एडवांटेज होते हैं फ्रिक्शन के? तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में हमें स्लिप होने से बचाती है और हमें चलने, दौड़ने और खड़े होने में मदद करती है, जैसा कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही व्हीकल्स चल पाते हैं, रुक पाते हैं। जो टायर और रोड होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी वजह से व्हीकल्स आगे बढ़ पाते हैं। ब्रेक्स क्या होता है? ब्रेक्स फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं जिससे हम स्टॉप कर पाएँ जब हमें ज़रूरत हो। फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हैं। हमारे हाथ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हम पकड़ पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। किताबें पकड़ पाते हैं, बॉटल पकड़ पाते हैं, टूल्स पकड़ पाते हैं, कोई भी चीज़ हम आसानी से पकड़ पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं। फ्रिक्शन होता है हमारे टिप ऑफ पेन, पेंसिल या चॉक और जो सरफेस ऑफ पेपर या आपका वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी वजह से हम लिख भी पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब हम दो सरफेस को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है। हाथ को अगर हम सर्दियों में रब करते हैं तो
वार्मथ मिलती है। फ्रिक्शन की वजह से ही जो नेल्स और स्क्रूज़ होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। नेल्स और स्क्रूज़ की वजह से, और नेल्स और स्क्रूज़ जो हैं और वॉल, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो टाइटली अपनी जगह पर रहते हैं। ज़्यादातर मशीन आपकी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करती हैं, जैसे पुलीज़ हैं, क्लचेज़ हैं, बेल्ट्स हैं, ब्रेक्स हैं, जिससे मोशन को ट्रांसफ़र किया जा सके और आपके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। फ्रिक्शन की वजह से ही आप किसी माचिस को आप जला पाते हो। माचिस का जो हेड होता है और जो रफ सरफेस होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी फ्लेम स्टार्ट हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पर रहते हैं। टेबल, चेयर्स, कबर्ड्स अपनी जगह पर रहते हैं, स्लाइड नहीं करते। फ्रिक्शन की वजह से ही स्पोर्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस से क्या होता है कि वियर एंड टीयर हो जाता है, सरफेसेस रब होते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, जैसे टायर हैं या जूते हैं, चप्पल हैं, उनके सोल्स आप देखेंगे, या मशीन पार्ट्स हैं तो वो वियर एंड टीयर हो जाता है, फ्लैट हो जाते हैं। फ्रिक्शन से अनवांटेड हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब दो सरफेसेस रब करते हैं तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, जिससे मशीन्स डैमेज हो सकती हैं और आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लॉस्ट होती है, जिससे मशीन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। फ्रिक्शन से मूवमेंट भी अपोज होता है, जिससे मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। जब मशीन्स के पार्ट्स रब करते हैं या ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कई बार अनप्लेजेंट साउंड भी प्रोड्यूस होती है। व्हीकल्स को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएँ वो। फ्रिक्शन से कई बार आग भी लग जाती है, क्योंकि कई बार हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? कुछ तरीके हैं जिससे फ्रिक्शन को आप कम कर सकते हैं। जैसे आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, ग्रेफाइट लगाएंगे सरफेसेस के बीच में, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। या फिर बॉल बेयरिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कम होता है क्वांटिटी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। या फिर आप सरफेसेस को पॉलिश कर सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। आप व्हील्स यूज़ कर सकते हैं, रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। या आप स्ट्रीमलाइन शेप यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कार्स में, एयरप्लेन्स या बोट्स होती हैं तो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मतलब आगे से नैरो होंगी, बीच में से चौड़ी हो जाती हैं और पीछे से फिर कम हो जाती हैं, जिससे एयर और वाटर फ्रिक्शन कम कर सकें। लो फ्रिक्शन मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे टेफ्लॉन, तो उससे रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप मशीन्स को रेगुलर क्लीन करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, तो उससे भी फ्रिक्शन कम होता है। यहाँ लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अगर आप कम कर देंगे तो भी फ्रिक्शन कम हो सकता है। तो हमने इस तरह से फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में जाना। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।